What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से कर रहे हो। यहाँ पर बड़ी ही शानदार बात बोली गई है, बोला गया है ऑल प्रोग्रेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। अगर जिंदगी में आप लोग कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो आप लोग को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंफर्ट जोन में रहकर आप लोग डेली अपना टाइम टेबल बनाते हैं, डेली उठते हैं, डेली सोते हैं, डेली खाते हैं, डेली पीते हैं, डेली वही काम करते हैं जो आप लोग डेली कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि अब जिंदगी में कुछ चेंज होने वाला है? जब आप लोग अपना पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, सोचने समझने का तरीका चेंज नहीं करेंगे, काम को करने का तरीका चेंज नहीं करेंगे, अपनी इफिशिएंसी को नहीं बढ़ाएंगे, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, तो आप लोग ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग की प्रोग्रेस जो है वो एक अच्छी खासी प्रोग्रेस आप लोग को देखने को मिलेगी, या फिर आप लोग कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे जब आप लोग डेली वही शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं? तो जिंदगी में अगर आप लोगों को लगता है कि यार कुछ अच्छा करना है, तो यार इतना तो आप लोगों को करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन ये वही जोन होता है जहां इंसान जो है जिंदगी के मजे करता है। जब मन किया मोबाइल उठाना तो मोबाइल उठा लिया, जब मन किया खेलने जाना है तो खेलने चले गए, जब मन किया किसी दोस्त के साथ में घूमना है तो घूमने चले गए, मन किया मूवी देखनी है तो मूवी देखनी है, मन किया टीवी खोलना है टीवी खोल लिया, मन किया यूट्यूब पर बैठ गए तो यूट्यूब पर बैठ गए। ये होता है कंफर्ट जोन, यानी कि मन के हिसाब से चलना, अपने हिसाब से नहीं। अगर मन के हिसाब से आप लोग चल रहे हो तो आप लोग अपने मन के स्लेव हो चुके हो, और मन जो है वो हमेशा चाहेगा आप लोगों को कंफर्ट जोन में रखना। आप लोग कभी नहीं चाहेगा जहां जहां भी आप लोगों को दर्द होगा, सुबह उठने में दिक्कत हो रही है, नहीं उठना है भाई यार, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, नहीं पढ़ना है, लिखने में दिक्कत हो रही है, नहीं लिखना है, अगर एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो रही है, नहीं करनी है। ये सारी चीजें मन आप लोगों को देता रहेगा, परोसता रहेगा, और आप लोग इनको एंजॉय करते रहते हो। अगर रियलिटी में यही जिंदगी चलती रही तो अभी जहां पर हो आने वाले 10 साल बाद भी वहीं रहोगे, 15 साल बाद भी वहीं रहोगे। पर लेकिन अगर इसको चेंज करना चाहते हो और इसको चेंज करना अगर स्टार्ट कर देते हो तो आराम आराम से स्लो स्टेप लेने स्टार्ट करो, आप लोग अपनी लाइफ में अपने आप चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। भले ही वो बॉडी में चेंज क्यों ना करना हो, आप लोगों को अपना मोटापा कम करना है तो कोशिश करो कि छोटी सी बात है कि कैलोरी इंटेक जितनी कर रहे हो उसको आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को बेसिकली एक्सरसाइज बढ़ा देनी है ताकि ज्यादा कैलोरी बर्न करो। ठीक है, सीधा सीधा पर्पज ये होता है। ठीक है, अगर आप लोगों की बॉडी फैट चढ़ा है तो इसका मतलब खा ज्यादा रहे हो, उसको बर्न कम कर रहे हो, यानी कि जला कम रहे हो बॉडी फैट। तो सीधा सीधा काम क्या है, अपना खाना कम करो और एक्सरसाइज को बढ़ा दो, सीधी सीधी बात है। तो इस तरीके से प्रोग्रेस दिखने लगेगी आसानी से। तो ये सारी चीजें लाइफ में आप लोगों को हर जगह इसी तरीके से नजर आएगी। पर दिक्कत यार यहाँ पर यही हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, आज रेस कर आए यार बॉडी में ना दर्द हो गया, कल बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो एक कंफर्ट जोन जो होता है ना, आप लोगों को बड़े मजे देता है जिंदगी के, और मैक्सिमम लोग जो है इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, और जो बाहर निकल जाते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ इस इंसान ने ये कर दिया और उसने ये कर दिया। बाकी ये 2 वीडियो हैं, अगर आप लोगों को लगता है करंट अफेयर आप लोगों को अपनी ताकत बनानी है तो ये 2 वीडियो आप लोग घूंट भरकर पी जाइए, तो सारा करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा। अगर इसके बाद में लगता है वीडियो के बाद में कि यार इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं, कई बार कई सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो इसका पार्ट बन रही है, 1,30,000 से ज्यादा मेंबर इसका पार्ट बन चुके हैं, तो आप भी इसका पार्ट बनिए और इसका फायदा उठाइए। बाकी लेक्चर बड़ा शानदार रहने वाला है, तो टकटकी लगाकर देखिएगा, जैसे ये टकटकी लगाकर बिल्ली पढ़ रही है तो आप लोगों को भी ऐसी टकटकी लगाकर पढ़ना है। पर लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि पता रहे ना कि नदी कितनी गहरी है, तो आप लोग उसी हिसाब से कूदोगे। पता चला बहुत गहरी है, पता नहीं था, किसी ने बोला घुटनों तक पानी है, डूब गए उसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक और भी ले लेते हैं पहले कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे रहेगा, इसकी थीम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आखिर ये हेपेटाइटिस है क्या। अगर आप में से किसी को पता है ये हेपेटाइटिस क्या होता है, तब तक नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रैक्टिस कर लो, लोगों को पता चल जाएगा। अगर कोई डॉक्टर है तो थोड़ा और एक्सप्लेनेशन के हिसाब में बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे रसिया के बारे में। क्या आप लोगों को पता है कि रसिया जो है फिलहाल अभी ओलंपिक के अंदर जो इसके प्लेयर खेल रहे हैं वो रसिया के झंडे के और रसिया के नाम के तले नहीं खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं आरओसी के तले। तो आरओसी क्या है यहाँ पर, ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और आखिर रसिया के साथ में ऐसा हुआ क्यों इसके बारे में भी समझेंगे। तो कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। अभी रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की डेथ हो गई, तो दुखद भरी घटना आप लोग बोल सकते हैं, जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला होता 2014 में, यानी कि 2014 में। और यहाँ पर जो इनको मिला था, यहाँ पर ये वचन राची रोजनीसी, तो ये बेसिकली इनकी यहाँ पर एक एस्से था जिसके लिए इनको यहाँ पर ये अवार्ड मिला था। तो इसका हल्का फुल्का नाम कम से कम आप लोग याद रख सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो कुछ आप लोगों को, खासकर अगर इस राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं तो कम से कम आप लोग जरूर याद रखिएगा, और कहीं तो स्टेट बेसिस में आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कई बार किताबों के नाम पूछ ले जाते हैं किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के, तो एक और कहते हैं ना कि मोटा मोटा सा कम से कम आइडिया रखना चाहिए, क्या पता कहां पर क्या क्वेश्चन बन जाए, तो कंफ्यूजन आना नहीं है, कहने का मतलब ये। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, ये वाला जो आर्टिकल था इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। बात की जा रही है एम वेंकैया नायडू साहब को अभी रिसेंटली एक किताब की फर्स्ट कॉपी दी गई, यानी कि किताब लिखूं और फिर मैं मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट साहब के पास में जाऊं, मैंने कहा कि पहली किताब की पहली कॉपी आपको ली है। ठीक है, तो ये बोला गया। तो यहाँ पर जो ये पहली कॉपी गई, यहाँ पर ये लिखी गई है, ये है श्री टी आर रेड्डी।
तो इनकी जो किताब है यहाँ पर, इसके जो लास्ट शब्द है इसका यहाँ पर, ये है बेसिकली मिड डे थोड़ा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर बात किसके बारे में कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अगर आप लोग भी इसको कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो जरूर करिएगा, आप लोगों की सेहत बनती है आप लोगों को नजर आएगी। क्या है वो हम लोग समझेंगे आर्टिकल के अंदर, ठीक है। आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों के लिए थंबनेल जो आज का लगा रखा है आप लोगों ने देखा होगा। नॉर्मली आप लोगों को एक मूवी है अल्लू की, मूवी का मुझे एक्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें कहता है ब्रांड ब्रांड करते रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा है अपना ब्रांड खादी ब्रांड। तो आप लोगों को क्या लगता है खादी जो है वो हमारी कंट्री में क्या एक अच्छा खासा ब्रांड है? आप लोग खादी को पहनते हो क्या? आप लोग भी खादी पहनना पसंद करते हो? बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए, बॉडी के लिए अगर बात की जाए तो। पर लेकिन अपने देश में ज्यादा चीजें नहीं पहनी जाती हैं। अगर बात करें तो ये आज के दिन में विदेशों में काफी लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, जैसे कि भूटान हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, मैक्सिको हो गया। तो इसको मिलाकर टोटल मिलाकर कितनी कंट्री है आज के दिन में जो खादी को एज ए ब्रांड के तौर पर यूज कर रही है? तो उनका नंबर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कितनी कंट्री है। बाकी तो आर्टिकल में आप लोगों को सारी जो भी है इसके बारे में खोज खबर वो मिल ही जाएगी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर ये कि आप लोगों को ये बताना है कि कौन इस ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, कौन है इसका प्रमोटर, तो ये आप लोगों को बताना है। जैसे कि एसएलवी फैमिली के प्रमोटर कौन है, ठीक है। तो यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी को जाकर मैंने बोला कि शाहरुख खान से ऐड करवा लेता हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर प्रमोटर जिस तरीके से आप लोग अच्छा लगता है तो आप लोग लोगों को बताते हो यार करंट अफेयर पढ़ना है तो वहां से पढ़ लो। तो इसीलिए तो इतनी बड़ी फैमिली हुई है, ये आप लोगों के योगदान से। तो इसी तरीके से यहाँ पर कौन योगदान देता है खादी को प्रमोट करने में, तो आप लोग ऐसा बता सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं करना है यार, जो यहाँ से सीखते हो दूसरों को सिखा दो, जाकर छोटा सा काम करो। और इसके अलावा अगर आप लोग कर सकते हैं तो चीजें जो है वो लोगों तक शेयर करो ताकि और ज्यादा लोग जान सके, ठीक है। इवन छोटा सा जो आप लोग का लाइक है ना वो भी वीडियो को प्रमोट करता है। जैसे आप लोग इसे वीडियो देखते हैं, अगर आप लोग लाइक कर देते हैं तो इससे भी वीडियो जो है वो ज्यादा लोगों को रिकमेंडेशन में आती है। तो ये भी एक तरीका सपोर्ट ही आप लोग बोल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं आप लोग, जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर दिया करो, आपका भी फायदा होगा। उससे क्या होगा, आप लोगों को काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो इस तरीके से उन्हें कहते हैं कि परिवार मिलजुल के बढ़ता है। तो इस तरीके से आप लोग लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें कर ही देश को सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप लोग अगर छोटा छोटा पानी भी बचाना स्टार्ट कर दो, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया, एक एक बूंद पानी की बचाना स्टार्ट कर दो, तो ये भी देश में योगदान है। तो इसी तरीके से अगर एक पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे सीखा उसको लाइफ में इंप्लीमेंट कर दो तो ये भी देश को योगदान है। तो इस तरीके से इंप्लीमेंट करो यार, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ कराती है, बस इंजॉय करते रहो। इटली एक ऐसी कंट्री है जिसको हम लोग अभी यूरोप के अंदर देखेंगे, जिसके द्वारा G20 की प्रेसिडेंसी है इसके पास में। यानी कि G20 का मालिक कौन है, वो इटली है। तो इटली बोलता है G20 के मालिक हम हैं, खासकर एक साल के लिए। और यहाँ पर जो क्लाइमेट की मीट हो रही है वो भी इसकी प्रेसिडेंसी में हो रही है फिलहाल के टाइम पर। आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ पर जो अभी रिसेंटली आगे मीटिंग होने वाली है, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो COP26 होने वाली है। ये तो G20 के बारे में मैंने बात की, अभी COP26 आप लोगों ने सुना हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, ये होने वाली है नवंबर के महीने में। तो ये किस कंट्री में होने वाली है? तो काफी बड़े डिसीजन यहाँ पर लिए जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है और कैसे चीजें बढ़ रही है। तो जानेंगे आखिर क्या क्या चीजें हैं। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि गोल तो एक है, गोल क्या है कि एग्जाम क्लियर करना है, पर लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। कोई कोई कुछ पढ़ेगा, कोई कुछ पढ़ेगा। यानी कि कोई तो आज के दिन में मान लीजिए बैठ के पॉलिटी पढ़ रहा है, दूसरा बंदा बैठ के हिस्ट्री पढ़ रहा है। तो इस तरीके से सब अलग अलग, एक कह रहा है कि थोड़ा सा पढ़ के काम कर लूंगा, एक कह रहा है ज्यादा पढ़ के काम करूंगा। तो जानेंगे आखिर क्या क्या बातें हैं, इसको हम लोग समझेंगे। या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, मैं बोलूं कि आप लोगों को क्या करना है, जैसे हर एक बच्चे को 3 बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। तो एक बोलने लगे कि सर ऐसा किया जा सकता है, मैं एक को पढ़ा दूं और वो एक जो है और 2 को पढ़ा दे। तो ये भी इस तरीके से भी पॉसिबल हो सकता है। तो एक तरीके से यानी कॉमन टारगेट क्या है कि मैंने बोला कि यार कम से कम 5000 बच्चों तक पहुंचना है आज आप लोगों को, ठीक है। पर लेकिन बोला क्या गया, बोला ये गया कि 5000 बच्चों तक तो पहुंचना है, पर लेकिन उसको ऐसे कर लेते हैं कि मैं एक को पढ़ाऊंगा, वो आगे एक को पढ़ाएगा, वो एक को पढ़ाएगा। तो इस तरीके से पहुंचा जा सकता है अगर वो चीजें फॉलो करते हैं। तो ये भी तरीका है। तो यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंशिएटेड हो गई, कोई अकेला ही 3 को पढ़ा रहा है बैठ के। तो इस तरीके से समझेंगे आर्टिकल को, काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। और नेक्स्ट यहाँ पर बातें की जा रही है, जिस तरीके से आप लोगों को जीडीपी देखने को मिलता है ना, उसी के पैटर्न पर ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल बड़ा ही प्यारा है, जानकर आप लोग काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग वे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो टकटकी लगाकर लेक्चर को देखिएगा, वही कहते हैं कि चक्षु खुल जाएंगे आप लोग के लास्ट तक, अगर लेक्चर को आप लोग अच्छे से एंजॉय करोगे। आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, जो कि आप लोग समझ पाएंगे अच्छे से। सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। ये हेपेटाइटिस क्या है पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। बेसिकली अगर आप लोग देखें यहाँ पर हेपेटाइटिस जो है, जो लीवर आप लोगों के बॉडी के अंदर होता है, उसमें एक तरीका इन्फ्लेमेशन यानी कि एक तरीके से सूजन आप लोग बोल सकते हैं, वो आ जाती है। तो आप लोग बोलेंगे कि सूजन आने से यार क्या हो गया, ऐसा क्या करता है हमारा लीवर। लीवर जो है बड़ी ही काम की चीज है यार ये। अगर लीवर बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं जैसे आप लोगों की जिंदगी में मोबाइल है ना आज की डेट में, आप लोगों को उसके बिना काम नहीं चलता है। इसी तरीके से लीवर है, जैसे कि आप लोगों की बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो फूड से निकलकर फिल्टर करता है ब्लड को, और इसी के साथ में जो बॉडी में कोई बीमारी है उसके साथ भी लड़ने में हिम्मत जुटाता है। अगर इसके अंदर प्रॉब्लम होगी तो समझो कि आप लोगों की बॉडी के जो फिल्टर करने, जो ब्लड फिल्टर करने का जो सिस्टम है वो खराब हो गया। तो बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग पानी पी रहे हैं ना, प्यूरेट अगर लगा रखा है, सही है, पानी ठीक जा रहा है पेट में, पर लेकिन पता चला डायरेक्ट पानी आ रहा है। तो पानी कहाँ का है, वो पानी है बेसिकली यमुना का। जब मैं
एक मकान मालिक थे, तो एक यमुना रीजन वाला जो रीजन है वहां पर मेरा फ्लैट हुआ करता था। तो उस टाइम पर मैंने मकान मालिक से पूछा कि सर पानी कैसा आता है यहाँ पर, पानी किस तरीके से मिलता है? तो कह रहे कि गंगा का पानी, वो उसका यमुना जी का पानी आता है बिल्कुल साफ। भाई साहब उसमें से इतनी बार इतनी बदबू आती थी उन्हें तो डायरेक्ट पानी आता है। तो मैंने कहा यार फिल्टर के बिना तो यहाँ पर काम नहीं चलेगा। ये स्टार्टिंग की बात है, जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन के जोन में आया तो वो चीजें हैं, तो फिल्टर करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसी जगह पर जब पानी इतना गंदा हो। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो ना, बहुत सारी बीमारी लगेगी। कुछ फिल्टर तो आप लोग करते हैं, कुछ बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो चीजों को सही करने की कोशिश करती हैं, पर लेकिन मैक्सिमम हम लोग को अपने आप से फोकस देकर चलना चाहिए ताकि बॉडी जो है वो सही रहे। अगर बात करें तो यहाँ पर ये सारे काम लीवर करता है, पर लेकिन लीवर ही अगर डैमेज हो जाए, फंक्शन काम करना सही न करे तो फिर क्या होगा? आप लोग बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है? हो सकता है यार, देखो किसी भी चीज को बर्बाद करने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहते हैं, शराब पीना स्टार्ट कर दो दबाकर, कहानी खराब हो जाएगी। कुछ भी उल्टी सीधी चीजें, उल्टी सीधी दवाइयां खाना स्टार्ट कर दो बिना जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, तो चीजें खराब हो जाएगी। मेडिकल कंडीशन भी कई बार लीवर को खराब कर देती हैं। पर मैक्सिमम जो है वो मैनमेड डिजास्टर है। मैनमेड डिजास्टर मतलब हम लोग अपने आप ही चीजों को बर्बाद करते हैं। आप लोगों को पता है आज की डेट में अगर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए, सबको पता है कि शराब, बीड़ी, सिगरेट ये सारी पीने से जो है काफी ज्यादा बॉडी पर इंपैक्ट डालते हैं। पर लेकिन अगर किसी को बोलो कि यार ये बॉडी खराब करेगा, ये चीजें मत करो, तो वो क्या बोलेगा? पता है मुझे मत समझाओ। तो इससे बड़ी क्या बात होगी? अब आपको पता भी है और फिर भी आप लोग बॉडी के साथ में इस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो इसमें तो कोई बोलने वाली फिर बात ही नहीं रह जाती है। चलिए जो भी है, कई सारे ऐसे जैसे मैं कई सारे मेल आते हैं, कई बार ऐसी स्टोरी भी शेयर की जाती है कई सारे लोगों के द्वारा कि आज की डेट में वो क्या है, वो शराब छोड़ चुके हैं, ठीक है, अपनी बीड़ी सिगरेट छोड़ चुके हैं। तो काफी अच्छा लगता है। इंसान करना चाहे तो कर सकता है यार, ये दिस इज नॉट ए लाइक ऐसी टास्क है कि जो आप लोग नहीं कर सकते। तो इंसान को थोड़ा सा अपने आप को कमिट करना होता है चीजों के लिए। ऐसे लोग हैं जिनका वेट काफी ज्यादा हुआ करता था, एक के द्वारा भी स्टोरी शेयर की गई, उनके द्वारा उनका वेट जो था वो लगभग मुझे लग रहा है शायद 110 के करीब था, 110-12 करीब। उन्होंने अपना वेट जो है फिलहाल घटाकर जो है वो उसको पिछले कुछ टाइम में ही लगभग उसको 92 या 93 के करीब ला चुके हैं। तो समझिए आप लोग, उन्होंने बोला कि सर अभी स्टोरी शेयर मत करना, आगे जब मैं पूरा कंट्रोल कर लूंगा तो तब बताना, मैं आपके साथ में स्टोरी शेयर करूंगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि जो कर रहा है तो वो कर भी रहा है, ठीक है। थोड़ा दम लगता है, शरीर रोकता है, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, पर चीजें हो जाती हैं। 28 जुलाई आप लोग यहाँ पर ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी देता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग इसके बारे में बात कर सके कि भाई साहब ऐसी कोई बीमारी है, सुधर जाओ वरना आपको सुधार देगी। तो इसके बारे में बात किया जाए तो हेपेटाइटिस जो डिजीज है यहाँ पर ये एक तरीके से सफर करता है। इसकी वजह से जो इंसान तो एक तरीके से काफी सारी दिक्कत देखने को मिलेगी, कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। तो हेपेटाइटिस कांट वेट, यानी कि ये वेट नहीं करेगा। अगर आप लोग दारू, बीड़ी, सिगरेट ये नहीं छोड़ोगे तो ये लीवर को बर्बाद करेगा, तो ये वेट नहीं करेगा, आप लोग की बॉडी को बर्बाद करना स्टार्ट कर देगा अगर आप लोग नहीं सुधरोगे। तो यही बातें बोली गई कि हेपेटाइटिस कांट वेट, यानी कि ये तो तुरंत बर्बाद करेगा। अब आप लोग देख लो 2030 तक का ये टारगेट रखा जा रहा है कि पब्लिक हेल्थ में बेसिकली अगर कोई ऐसी अर्जेंसी है, कोई ऐसी बीमारी है तो उसको हम लोग वहां से हटाएं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर इनके द्वारा फोकस की जा रही है। तो अच्छा डे है, हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डे है, फिलहाल कोविड-19 के चलते इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हल्का सा आइडिया उसके बारे में रखिए। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, और क्वेश्चन बने ना बने यार, क्वेश्चन का क्या करना है, आप लोगों की बॉडी सेहत सही रहेगी तो सारी चीजें सही रहेगी। क्वेश्चन तो वो नहीं कहते, क्वेश्चन तो बाद में बनते रहेंगे, पहले सेहत तो बन जाए, तो वो जरूरी है। आगे यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के बारे में, यानी कि जो इन्वायरमेंट है इसको हम लोग सेव करने की बातें करते हैं। पर लेकिन आप लोगों को पता है कि पृथ्वी ही एक ऐसा अब तक प्लैनेट हमारे पास, हमारे द्वारा खोजा गया, यानी खोजा गया मतलब हम उसके ऊपर रह रहे हैं, एक ऐसा ही लोता प्लैनेट अब तक हमारी जानकारी में जहां पर जीवन पॉसिबल है। और वो किसी की वजह से, जो नेचर है ना यहाँ पर जहां पर हम लोग रहते हैं, जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से, और आज की डेट में जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर पैदा होकर सर्वाइव कर रहे हैं, उसी को हम लोग को सेव करना पड़ रहा है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे वुमेन जो हमें पैदा करती है, उसी वुमेन को हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही कुछ माहौल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि इंसानों ने इतनी चीजें बर्बाद कर दी हैं। 28 जुलाई को ये भी डे आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली हेल्दी इन्वायरमेंट और इसी के बारे में अगर बात करें तो एक स्टेबल और प्रोडक्टिव सोसाइटी के बारे में बात की जा रही है। तो प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है और एक तरीके से सस्टेनेबल बनाना है। मतलब क्या होता है इसका कि आप लोग अगर पेड़ यहाँ पर 50 पेड़ काट के जा रहे हो तो कम से कम 70 पेड़ लगाकर जाओ, क्योंकि इससे क्या होगा, आने वाली जनरेशन जिंदा रह पाएगी। आप लोग और हम लोग जिंदा किस लिए हैं? हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर ये चीजें सहज कर रखी है, इसलिए हम लोग जिंदा हैं। अगर आने वाली जनरेशन को जिंदा रखना है तो अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वरना गाली देगी जनरेशन आने वाली कि देखो कितने बदतमीज लोग थे, कितना बर्बाद करके चले गए, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए अगर कुछ नहीं छोड़ना है तो कोई बात ही नहीं है, पर हाँ अगर कुछ करना है तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में बात की जा रही है। तो एक डे ये हो गया आप लोगों के सामने। अब बात करूंगा आगे शोर न्यूज के बारे में। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक एक कर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया कि कितने मेडल कहां पर क्या चल रहा है फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर, तो यहां पर आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग देखिए यहां पर जब ओलंपिक की टैली आप लोग देखेंगे आज की डेट की जाकर, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टॉप पर चल रहा है 9 गोल्ड के साथ में, चाइना दूसरे नंबर पर 9 गोल्ड के साथ में, जापान तीसरे नंबर पर 9 गोल्ड के साथ में। तो चाइना, जापान और यूएसए ये टॉप पर चल रहे हैं। पर लेकिन ओवरऑल सबसे ज्यादा है यूएसए के पास में, फिर चाइना के पास में और फिर है यहां पर जापान के पास में। एक कंट्री का नाम लिखा है यहां पर
ROC। तो ये ROC क्या है, तो इस ROC के बारे में ही ये पूरा आर्टिकल है। तो जिसको मेडल टैली में देखकर समझ में नहीं आता ये ROC क्या है तो समझिएगा। हमारी कंट्री के पास में फिलहाल अभी एक मेडल है, एक मेडल के साथ में हम लोग 38 यानी कि 38वीं पोजीशन पर है। और वो भी मेडल किसका है, तो नाम बताइए, कम से कम उनका नाम याद होना चाहिए, और कौन सी स्टेट से आती है वो, और कौन से गेम से रिलेटेड है वो ये तो सारी चीजें याद ही होगा ना। चलिए याद है तो एक बार लिखकर अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए और लंबे समय तक याद रह जाएगी आप लोगों को, ठीक है। अब जानते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में आखिर बात क्या की जा रही है। तो ये जो न्यूज है ये यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि करंट में ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक भी न्यूज में रहा, पोस्टपोन कर देगा वो सब चीजें। तो अभी टोक्यो में जो ओलंपिक चल रहा है वहां पर 335 प्लेयर हैं यूएसए के, सॉरी रशिया के। तो रशिया के जो प्लेयर हैं, ये जो एथलीट है यहाँ पर, ये आज के डेट में जो खेल रहे हैं, ये खुद अपनी कंट्री के झंडे, अपनी कंट्री के नाम या फिर अपनी कंट्री का एंथम, जैसे हमारी कंट्री का जनगण मन है ना, इस तरीके से राष्ट्रगान के नीचे उन्हीं खेल रहे हैं। ये किसके नीचे खेल रहे हैं, ये रशिया ओलंपिक कमेटी के नीचे खेल रहे हैं। आप लोग बोलेंगे यार ये रशिया ओलंपिक कमेटी क्या होती है। रशिया ओलंपिक कमेटी बेसिकली वो कमेटी है जो कि यहाँ पर प्लेयर को एक तरीके से तैयार करती है, अप्रूव करती है कि हाँ आप लोग जाओ और खेलो, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर ये नाम यूज नहीं कर सकते, रशिया का झंडा यूज नहीं कर सकते, रशिया का राष्ट्रगान यूज नहीं कर सकते, पर लेकिन रशिया के प्लेयर खेल जरूर सकते हैं, ठीक है। यानी कि रशिया के जो प्लेयर हैं उनसे उनकी आइडेंटिटी छीन ली गई है, किस कंट्री के, वो यहाँ पर रशियन ओलंपिक कमेटी के नीचे खेल रहे हैं, ना कि अपने पर्टिकुलर झंडे के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कमेटी बेसिकली ये काम करती है। तो अब फिलहाल आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि डोपिंग के केस की जब हम लोग बात करें प्रोग्राम के अंदर रशिया जो है वो एक्यूज पाया गया, बाकी के और कई सारे यहाँ पर प्लेयर थे, ठीक है। तो वो डोपिंग के केस में उनके द्वारा वो तो बेसिकली स्कैम में जो फंसे थे वो तो अपने आप को साबित कर गए कि हाँ वो इसका पार्ट नहीं है, पर रशिया साबित नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पर रशिया जो है अभी फिलहाल उसके जो प्लेयर है बिना रशिया के झंडे के यहाँ पर भी खेल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो वर्ल्ड के टॉप स्पोर्टिंग जो नेशन है वो खुद अपने ही कंट्री के जो झंडे के नीचे खेलते हैं। नॉर्मली अगर बात करें तो रशिया जो है वो हिस्टोरिकली एक टॉप स्पोर्टिंग नेशन में रहा है, पर लेकिन बैन है अभी यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक के लिए। क्या स्पेशली टोक्यो ओलंपिक के लिए बैन किया गया इसको, नहीं, इसके ऊपर 4 साल का बैन है। बेसिकली वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको आप लोग वाडा बोलते हैं, उसके द्वारा 4 साल का बैन लगाया गया था ये बेसिकली, ठीक है। तो 4 साल का जब बैन लगाया गया तो उस 4 साल के बैन को स्टार्ट किया गया था, कब यहाँ पर ये किया गया था बेसिकली दिसंबर 2019 में। तो आप लोग समझ सकते हैं जब दिसंबर 2019 में यहाँ पर ये चीजें चेंज की गई, तो इसका मतलब, तो कहने का मतलब है कि टोक्यो ओलंपिक हो गए फिर यहाँ पर आगे। तो यहां पर अगर कोई भी इस तरीके से आगे गेम आएंगे 4 साल के अंदर, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक है, चाहे जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022, तो जो भी गेम यहां पर आने वाला है वो सारे गेम से बेसिकली ये बैन रहने वाले हैं, क्योंकि डोपिंग के केस में इनको संलिप्त पाया गया। तो यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक की भी इनकी गई जो बेसिकली चीजें थी, और यहाँ पर फीफा की भी। यानी कहने का मतलब है कि प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे पर लेकिन अपना खुद की जो इनकी पहचान नहीं रहेगी। जैसे हमारी कंट्री तिरंगे झंडे के नीचे खेलती है, हमारा राष्ट्रगान बजता है जब हमारा प्लेयर जीतता है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात करें तो वाडा क्या है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये एक ऐसी एजेंसी है जो इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी बेस्ड कहां पर है, कनाडा के बेस में, जो कि प्रमोट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, ताकि ड्रग्स को यूज कर कोई भी यहाँ पर मेडल वगैरह ना जीते। अभी आप लोगों ने देखा ना जो यहाँ पर चाइना की प्लेयर हैं उनके ऊपर अभी इंक्वायरी चल रही है कि उन्होंने ड्रग यूज तो नहीं किया है। अगर उनका नाम वहां पर आ जाता है, उन्होंने कोई ड्रग यूज करी है, तो गोल्ड मेडल इंडिया को मिलेगा। तो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमारा गोल्ड में चेंज हो जाए तो मजा ही आ जाए। चलिए जो भी है, तो फिलहाल ये वाडा जो है ये मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, और 1999 में इसको बनाया गया था। आप लोगों को एक छोटी सी क्वेश्चन का आंसर देना है कि इसके फाउंडर कौन है बेसिकली, ठीक है, उनका नाम आप लोगों को बताना है। किसी ने सोचा होगा ना कि यार ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो इन चीजों को रोक सके, तो एक कोई ऐसी पर्सनैलिटी है, उनका नाम आप लोग बताइए, ठीक है। तो छोटी सी न्यूज है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये न्यूज पर्सनली काफी प्यारी लगी मुझे। बात की जा रही है खादी के बारे में। खादी भी एक तरीका ब्रांड है, तो एक तरीके अगर ब्रांड के बारे में आप लोग बात करें तो ये किसके द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, तो हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है यार जिसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, केवीआईसी बोलते हैं वैसे तो आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में। इसके बारे में जानेंगे। तो कुछ भी अगर काम करना है, प्रमोट करना है अपनी कंट्री में, खादी जो है विदेशों में भेजना है हम लोग को, वहां पर प्रमोट करना है, अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, तो यहाँ पर ये खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन करता है। यानी कि आप लोग जो है वो मेरे केवीआईसी हो, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये सपोर्ट कर रहा है इसको, तो यहाँ पर भूटान, यूएई और मेक्सिको आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल अभी ये 3 कंट्री और ऐड की गई है इसने अपने ब्रांड की कैटेगरी में ग्लोबली। ऑलरेडी कई कंट्री यहाँ पर है, कई कंट्री का एक ग्रुप भी है यहाँ पर जिसको यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। तो खादी जो इसके अंदर अगर ब्रांड का नाम करें से खादी, जैसे मैं बोलता हूँ ना आप लोगों को कि एसएलवी, तो एसएलवी जैसे आप लोग बोलने लगे एसएलवी का नाम कोई जानता है, जी हाँ 8-8.5 लाख लोग जानते हैं आज के में एसएलवी का नाम। इसी तरीके से खादी का नाम कौन जानता है कि भाई साहब जानते हैं 3 कंट्री तो ये हो गई जो अभी ऐड हुई है, और बाकी की 6 ये है, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना और ये यूरोपियन यूनियन। इसमें टोटली 27 मेंबर आते हैं, ठीक है। तो वैसे इसको एक मान लिया जाता है यूरोपियन यूनियन को, एक यूनिट।
तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं अलग से, ठीक है। तो अभी अगर बात करें यहाँ पर तो टोटल मिलाकर 6 ऐसी चीजें ये हो गई और 3 ये हो गई, तो टोटल 9 ऐसे एरिया हो गए जहां पर हमारी कंट्री का ब्रांड जो है उसकी तूती बोल रही है, यानी कि उसको लोग जान रहे हैं, उसको लोग यूज कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात है यहाँ पर लेकिन किसकी ये मदद से हो रहा है, सारा काम हो रहा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो इसके बारे में जानने को बनता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं तो क्या क्या बात की जा रही है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ये जो बनाया गया था, ये 1957 में ये बॉडी बनाई गई थी। बेसिकली 1957 में ये बॉडी बनाई गई। जब स्टार्टिंग में तो इस बॉडी का नाम था, ये बेसिकली एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई। तो हमारी कंट्री में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन एक्ट है 1956 का, तो इसके हिसाब से बनाएगी। तो एक्ट क्या करता है, उसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे देता है। तो क्या ये कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब पार्लियामेंट में एक प्रॉपर एक्ट पास कर बनाई गई है, इसलिए उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब पार्लियामेंट में उसके बारे में हम लोगों ने कुछ जिक्र नहीं किया, जैसे ही बना डाली, जैसे कि नॉर्मली आप लोग नीति आयोग देखते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से प्लानिंग कमीशन था, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, ठीक है। तो इसके तरीके से समझ सकते हैं वो गवर्नमेंट अपने अंगूठे के नीचे रखने की कोशिश जिसको करती है ना कंप्लीटली। तो एक तरीके से गवर्नमेंट जब चाहे उसके अंदर चेंज कर दे, पार्लियामेंट में लेकर ना जाना पड़े मुद्दा, तो वो सारी चीजें जो है नॉर्मली गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में रख लेती है। 1957 में जो बेसिकली यहाँ पर ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड बना, उसके बाद में फिर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बना। हेडक्वार्टर आप लोगों को मुंबई में देखने को मिलेगा मेन, बाकी रीजनल ऑफिस में जैसे दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, करल, ये बेसिकली कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी, यानी कि मुंबई में आप लोगों को रीजनल ऑफिस भी देखने को मिल जाएगा और इसका हेड ऑफिस भी, ठीक है। फाउंड किया गया था 1956 में। पर्पज क्या है, ताकि जिस तरीके से आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ये एस्टेब्लिश करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जहां जहां पर भी, तो उसको प्रमोट करना। यानी कि आप लोग क्या कर रहे हो, कुछ ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो कि खादी विलेज इंडस्ट्री जो है उसको सपोर्ट कर सके। तो एक तरीके से इसके चेयरपर्सन कौन है, एजेंसी के एग्जीक्यूटिव कौन है बताना है। इसकी पापा जो एजेंसी कौन है, यानी कि जिसके अंडर आती है, तो एमएसएमई है, जिसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बोलते हैं, यानी कि छोटे छोटे लघु उद्योग जो होते हैं ना, उनको सपोर्ट करने वाली जो एजेंसी है, तो ये हमारी कंट्री की ये मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो इसके द्वारा यहाँ पर चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। तो खादी एक तरीके से जो ब्रांड के तरीके से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो कई सारी कंट्री में हम लोग इसको रजिस्टर करा चुके हैं आज के डेट में। इसी के साथ में जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है लगभग 40 कंट्री में, यानी कि हम लोग दबाकर काम कर रहे हैं बहुत सारे एरिया में, ठीक है। अभी फिलहाल ही हमको जो मिला है वो मिला है, बाकी और भी जगह हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग का जो ब्रांड है वो लोगों के हाथों हाथ आने स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट जो न्यूज आप लोगों के सामने आने वाली है, यहाँ पर ये जो न्यूज है इसमें बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में, जो कि एक दुखद घटना है, ये अब हमारे बीच में नहीं रही। नाम है इनका सतीश कालेस्कर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, कई सारी इनकी लिखी हुई कृतियां थी, जैसे कि पोएट थे वैसे तो, और मराठी ये बेसिकली लैंग्वेज से कनेक्टेड थे। तो अगर आप लोग महाराष्ट्र से आते हैं तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। क्यों, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 2014 में, और इनको जो मिला था यहाँ पर ये था बेसिकली वचनयाची रोजनी, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर आप लोग याद रख सकते हैं, तो इससे आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये यहां पर ये बेसिकली एक इनका कलेक्शन था एक एस्से का, जिसके चलते इनको यहां पर ये साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। बाकी इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर यह इंद्रियोपनिषद, इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है यह साक्षात यहां पर विलंबित, ठीक है। तो ये और इनकी पोयम वगैरह थी, यानी कि एस्से और पोयम ये लिखा करते थे, पर लेकिन रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे। तो इसलिए एक आइडिया कम से कम आप लोग रख सकते हैं जो पर्सनैलिटी न्यूज में है। तो पर्सन इन न्यूज में जो क्वेश्चन आता है ना, वहां से आप लोग क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं, यहां पर भी हम लोग एक किताब के बारे में बात करेंगे। ये बात की जा रही है, जैसे कि बात की जा रही है यहाँ पर टेरिस गार्डन के बारे में, जैसे कि छत के ऊपर कोई ऐसा गार्डन बना लेना। आप लोग छत के ऊपर देखा होगा ना, कई बार कई सारे लोग गार्डन बना लेते हैं, वहीं पर ही कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये इसी तरीके से जैसे आप लोग नॉर्मल गार्डन बनाते हैं, फीड जैसे यहाँ पर यानी फूल पत्तियां वगैरह लगाते हैं, इस पर्सनैलिटी के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, टेरिस के ऊपर ये गार्डन बनाया गया, जिसको बेसिकली टेरिस गार्डन, यह है मेडे थोटा, ठीक है। तो इसका किताब का नाम है टी.आर. रेड्डी साहब के द्वारा, अपनी किताब जो है वो यहाँ पर अभी एम वेंकैया नायडू साहब के द्वारा प्रस्तुत की गई। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, ये बेसिकली बुक ओरिजिनली तेलुगु में थी, अभी यहाँ पर इंग्लिश में तैयार की गई। तो यहाँ पर इसमें ये बताया गया कि टेरिस यानी कि जो छत के ऊपर जो गार्डन लगाया जाता है, तो इनके द्वारा अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया हैदराबाद के अंदर में, ठीक है। तो हैदराबाद के अंदर यहाँ बेसिकली ये है नारापल्ले, तो पर्टिकुलर एरिया, तो उसमें इनका ये एक्सपेरिमेंट किया गया, टेरिस के ऊपर गार्डन लगाकर उसमें 25 क्विंटल, समझ रहे हैं आप लोग, क्विंटल 25 क्विंटल वेजिटेबल इनके द्वारा छत पर उगा दी गई। और भी छत कितनी ओनली, यह 1230 स्क्वायर फीट, समझ रहे हैं, छोटा सा घर है वहां पर, उसके ऊपर छत पर ये सोयल मिट्टी यूज कर रहे हैं, और मिट्टी में यहाँ पर जो एनिमल मैन्योर यानी कि एक तरीके से जो एनिमल से जो खाद गोबर से निकल कर आती है वो यूज कर रहे हैं, यानी कि कोई भी ये बेसिकली इसके अंदर केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये इतने से एरिया में यूज कर कर उसको इनके द्वारा टोटल मिलाकर 25 क्विंटल जो है यहाँ पर ये बेसिकली वेजिटेबल उगा ली गई है। तो बिल्कुल एक एज ओल्ड ट्रेडिशन मेथड ये फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर ये।
इस तरीके से। और वो सारी बातें इनके द्वारा इस किताब में चित्रित की गई है, इस किताब में बताई गई है कि अगर आप लोग भी अपने टेरिस के ऊपर गार्डन में अपनी सब्जियां उगाना चाहते हैं तो मार्केट में सब्जियां आती है ना आज के डेट में, उसमें कोई ना कोई मिलावट आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से वंडरफुल आइडिया बोल सकते हैं। आज के डेट में लोगों के पास में वैसे भी जगह ज्यादा नहीं है, तो टेरिस के ऊपर अगर कोई इस तरीके से गार्डन अगर बना लिया जाए और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड में उनको एक ऐसा खाना मिल जाए जिसमें कोई मिलावट भी नहीं होगी, क्योंकि अपने द्वारा उगाया गया सारा खाना होगा, ठीक है। पोल्यूशन को छोड़ के, वो भी एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, उसके अलावा तो बाकी की जो दवाइयां मिलाई जाती है, उल्टी सीधी हरकतें की जाती है, वो तो नहीं रहेगी ना। केमिकल फ्री वेजिटेबल आप लोग यूज कर पाओगे, फ्रेश फ्रूट रहेंगे, पता चला सुबह को भिंडी खानी है, जाओ बेटा भिंडी तोड़कर लाओ ऊपर से, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग। तो इससे आप लोग के आसपास का इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसके चलते वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंज्यूम करते हैं, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप लोगों को फ्रेश एयर भी देती है। तो ये काफी अच्छा तरीका लगा पर्सनली मुझे। तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में बताइए, क्या इसको यूज करना चाहोगे, यस या फिर नो? यस तो फिर क्यों, और नो तो फिर क्यों, दोनों के आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आगे बात करते हैं। यहां पर बेसिकली बात की जा रही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जहां पर अभी रिसेंटली फॉलो की एक बात की जा रही है, बेसिकली क्रिटिकल जो रेस थ्योरी है। देखिए अमेरिका के अंदर ना काफी लंबे समय से चीजें चलती है ब्लैक और व्हाइट वाली, यानी कि ये ब्लैक हो गया, अभी आप लोगों ने देखा ना कि एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थी, उसकी जो गर्दन पे पैर रखकर एक पुलिस वाले ने उसको मार दिया था। तो काफी ब्लैक लाइफ मैटर, काफी सारे ऐसे मूवमेंट वहां पर स्टार्ट हो गए थे। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को नॉर्मली यूएसए के अंदर देखने को मिलती रहती है। तो उसी के चलते यहाँ पर अगर कोई मुद्दा बनता है तो उसके ऊपर मुद्दे खड़े हो जाते हैं। तो यहां पर जो बात की जा रही है, जो रेड स्टेट है, ये वो राज्य है जिनके द्वारा अभी यहां पर बेसिकली जो क्रिटिकल रेस थ्योरी है यहां पर, तो ये स्टेट वो है जिनके द्वारा बैन कर दिया गया है रजिस्टर जो यहां पर टीचिंग जो थ्योरी होती है, तो ये दिखाया गया। तो इसके चलते अभी न्यूज में ये आ गया कि ये जो क्रिटिकल रेस थ्योरी है, तो इसके अंदर यहां पर ये इसको बैन किया जा रहा है इस तरीके से। तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यूएसए में जो रिपब्लिकन है उनके द्वारा यहां पर बेसिकली इसके अगेंस्ट यहां पर जो बेसिकली ना इस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो यहां पर अभी उसके अगेंस्ट यहां पर बातें की जा रही है कि क्रिटिकल रेस थ्योरी जो है कई सारे राज्य जो है वो बेसिकली उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, अपने हिसाब से कि हाँ क्या क्या उसके अंदर पढ़ाना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो स्कूल के अंदर किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो उसके खिलाफ यहां पर ये बातें कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर खुलेआम उस तरीके से पढ़ानी चाहिए सारी चीजें। हमारी कंट्री में देखोगे ना, जब भी सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो टीचर भी उस चैप्टर को पलटकर बोलते हैं कि अपने आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर कोई माँ बाप से बात करे तो माँ बाप भी जो है उसके बारे में बच्चों को बताने के लिए तैयार नहीं है, तो बच्चे सीखेंगे कहां से? फिर उल्टी सीधी लोग उनको बताते हैं और उनके माइंड में वो चीजें सेट हो जाती हैं। ना बड़े भाई बहन बता रहा है, ना यार दोस्त बता रहा है, यार दोस्त भी फंसेंगे, कोई उल्टी सीधे फंस गए तो फालतू की चीजें बताएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस के रीजन के चलते भी कई सारी दिक्कत देखने को मिलती है। तो क्रिटिकल जो रेस थ्योरी है यहां पर बोला जा रहा है कि इज ए बॉडी ऑफ लीगल स्कॉलर, एक तरीके से लीगल स्कॉलरशिप एंड इसी के साथ में एकेडमिक मूवमेंट ऑफ सिविल राइट स्कॉलर और एक्टिविस्ट इन यूएसए। तो एक तरीके से ये एक तरीके की लीगल बॉडी है जो कि एकेडमिक मूवमेंट की तरीके से देख सकते हैं, जो कि सिविल राइट्स और इसी के साथ में जो कि एक्टिविस्ट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन चीजों को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। यानी कि इन चीजों के बारे में बातें होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए, इन चीजों के बारे में लोग जाने, ठीक है। तो एक तरीके से क्रिटिकली एग्जामिनेशन जब किया जाएगा इन यूएसए के अंदर जो लो है, तो उसके अंदर चीजें देखने को मिले, कई सारे इश्यू निकल कर आ रहे हैं। तो इसी को चैलेंज किया जा रहा है मेन स्ट्रीम अमेरिका लिबरल अप्रोच के थ्रू कि हाँ रेशियल जस्टिस भी लोगों को कम से कम मिलना चाहिए। उसके चलते इस तरीके से नहीं कि बस ये बातें पढ़ानी है और ये नहीं पढ़ानी है। तो क्रिटिकल रेस जो थ्योरी है यहाँ पर ये एग्जामाइन करती है सोशल कल्चर या फिर लीगल इशू क्या क्या है प्राइमरली, ताकि रेस के बारे में कोई इशू न बन जाए, सारी चीजें नॉर्मल रहे, लोग उनके बारे में डिस्कस कर सके और उसको एक तरीके से ऐसा नहीं कि उसके बारे में कोई बातें नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन के बारे में मैंने बताया, पहले कोई पैड के बारे में बात नहीं करता था कि हाँ पीरियड्स हो गए लड़कियों को तो उसकी पैड जो लगाई जाती है यूज की जाती है उसके बारे में बात नहीं करता था, पर लेकिन जब से पैडमैन मूवी बनी तो काफी सारे हद तक चीजें जो है वो नॉर्मल हो गई। तो इस तरीके से सोसाइटी में चीजें आराम आराम से चेंज होती हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। तो उसी के बारे में यहां पर ये बात की जा रही है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखना, क्लियर होना चाहिए माइंड में। आगे बढ़ते हैं, अब डिटेल में न्यूज जानेंगे, कई सारी इंपोर्टेंट। पहली जो न्यूज है यहाँ पर ये G20 के बारे में बात की जा रही है, तो समझेंगे G20 के बारे में क्या बात की जा रही है। इंटरेस्टिंग न्यूज है, अच्छे से देखेंगे। G20 जो है इसमें टोटल मिलाकर 20 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है G20 के ऊपर ऑलरेडी। तो इसके बारे में जानते हैं G20 के अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसको G7 बोलते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है G7 की रिसेंटली अभी मीटिंग कहां पर हुई है, ठीक है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और आप लोगों को यूएसए देखने को मिलेगा। तो टोटल 7 कंट्री है। एक टाइम पर ये G8 हुआ करता था, पर लेकिन इसके अंदर से रसिया बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि इसने यूक्रेन का क्रीमिया हड़प लिया। तो जैसे इसने क्रीमिया हड़पा तो G7 ने इसको लात मारकर बाहर निकाला, तो रसिया अभी बाहर निकल चुके हैं। अभी G8 जो है वो नहीं है, G7 है बस अभी, पर लेकिन G20 का पार्ट है यहाँ पर ये। तो ये तो 8 कंट्री तो ये हो गई, बाकी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन,
इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की। ये टोटल मिलाकर 20 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे कि कौन सा G20 का मेंबर नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग बेसिकली एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो उनके बारे में पता होना चाहिए। तो अभी इसी G20 की जो मीटिंग है, इसको जो हेड कर रहा है वो हेड कर रहे हैं यहाँ पर इटली। तो इटली जो है यहाँ पर, अभी इसके बारे में बात करें, आप लोग एक बार देख लीजिए। अपनी प्यारी कंट्री यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। और इटली अगर आप लोग देखेगा तो थोड़ा सा जूम करते हैं, इटली लेकर चलता हूं, ठीक है। तो इटली हो गया, कैपिटल इसकी रोम होगी। तो ये पर्टिकुलर कंट्री के बाद में अभी इसकी प्रेसिडेंसी है इटली के पास में। तो इटली के अंदर जो अभी यहां पर बातें चल रही है क्लाइमेट मीट को लेकर, इसके चलते G20 की कंट्री कैसे टैकल करेंगे। तो इंडिया ने अभी काफी शानदार एक कमेंट किया इसके ऊपर। इंडिया ने ये बोला कि G20 के अंदर जो पर कैपिटा ग्रीन हाउस एमिशन है, यानी कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड G20 कंट्री अभी रिवील कर रही है, यानी कि निकाल रही है, वो ग्लोबल एवरेज से, यानी कि एक तरह से ग्लोबल एवरेज जो है उस तक लेकर आनी है आप लोगों को। ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा निकाल रहे हैं आप लोग, यानी कि ग्लोबल एवरेज जो है वो काफी नीचे है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रही है, और G20 कंट्री ज्यादा निकाल रही है। तो G20 कंट्री को काम करना चाहिए, और काम भी क्या करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंट्री ने बोला कि 2050 तक हम लोग कार्बन डाई एमिशन को कम कर लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कार्बन डाई एमिशन आप लोग कम तो कर लोगे, पर लेकिन 2050 तक क्यों करना है, इसको 2030 तक करो ना। आप लोगों के पास में तो रिसोर्सेज भी है, सारी चीजें। अगर 2050 तक करोगे तो तब तक तो सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, सारे बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे। पता चला ओशन जो है और लेवल उठ गया, तो लोग जो है तैरते घूम रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। तो वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो अपना पैटर्न थोड़ा चेंज करो यार, ये ऐसे थोड़ी ना चलती है काम। तो इंडिया ने बोला इनके यहाँ पर, तो एक तरीके से जो डेवलपमेंट है, किस तरीके से जो डेवलपिंग नेशन का, तो उसको भी सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर कहीं ना कहीं। G20 कंट्री जो है, जो अमीर कंट्री है, जैसे यूएसए हो गया, अभी यूरोपियन यूनियन की कंट्री होगी, तो ये इस तरीके से चीजें थोड़ा लेके चलेंगी सही डायरेक्शन में। इटली जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी रखता है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, फिर मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया। तो भाई साहब यहां से आ गया यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 है, ये कहां पर होने वाली है, ये होने वाली है ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं आखिर कहां पर है ये स्कॉटलैंड भी। थोड़ा आइए स्कॉटलैंड लेकर चलता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर ये हो गया स्कॉटलैंड, ये जो आप लोग यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है स्कॉटलैंड। तो यहाँ पर ये ग्लासगो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो स्कॉटलैंड यहाँ पर है बेसिकली, स्कॉटलैंड हो गया ऊपर, यहाँ पर हो गया बेसिकली नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, नीचे आएंगे थोड़ा सा इंग्लैंड, और यहाँ पर हो गया वेल्स। तो स्कॉटलैंड के अंदर, ग्लासगो के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी, मोटे मोटे तौर पर बोल दो तो यूके के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है, नवंबर में। तो इसमें बात की जाएगी कैसे चीजों को सुधारना है। जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन से नंबर का था, जैसे ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होने वाला है, तो वो कौन से नंबर का था, 2015 में होता ना, ये 2021 में हो रहा है, तो सीधा सीधा बात होगी ना कौन से नंबर का था। इतना तो मैथमेटिक्स आता है ना चलिए बताइए, जोड़ गुणा भाग करके कितने नंबर का बैठेगा, ठीक है। तो उसमें कई सारी बातें ऐसी की गई थी कि यार ये चीजें हम लोग को रोक लेनी चाहिए, ठीक है, यानी कि हम लोगों को ये चीजें रोक लेनी चाहिए, वरना आगे चलकर काफी सारा माहौल खराब होगा, इन्वायरमेंट बर्बाद होगा, और इन्वायरमेंट बर्बाद होगा तो हम लोग को झेलना पड़ेगा। तो G20 कंट्री जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर अगर आप लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर निकालते हो जीडीपी, तो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसका 80% जो जीडीपी है वो G20 कंट्री से आता है। यानी कि G20 कंट्री अगर चाहे तो चीजों को सुधार सकती है आराम से, और 75% जो ग्लोबल लेवल पर ट्रेड है वो सारा G20 करती है। यानी कि 80% जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो इन G20 कंट्री से आता है, क्योंकि यूएसए हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, बची क्या गया बाहर, ठीक है। तो सारी चीजें इन्हीं के अंदर आ गई, और 75% ग्लोबल ट्रेड आप लोग यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो G20 कंट्री अगर सुधरे तो काफी कुछ सुधर सकता है। तो G20 कंट्री में याद रखिएगा 19 तो टोटल मिलाकर कंट्री है, और बाकी यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो ये G20 यहाँ पर बन जाता है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये की जा रही है फिलहाल के टाइम पर, अगर आप लोग देखिए तो बेसिकली जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें कई सारी बातें बोली गई। बोला गया कि हमारी जो हिस्टोरिक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि यूएसए कितने लंबे समय से कोयला जला रहा है, कितने लंबे समय से दुनिया भर की उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतना अमीर बन गया। अब हम लोग कोयला जलाकर अपनी कंट्री में काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यार ये तो गलत काम है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुमने इतने दिनों से बर्बाद किया, तो कम से कम हमारे यहाँ पर तो लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है, उनको जॉब भी नहीं मिल रही है, तो कैसे काम चलेगा। तो इसके चलते, ठीक है, तो कई सारे प्रोमिस ऐसे किए गए कि हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जिन्होंने अब तक इन्वायरमेंट को बर्बाद किया है। पर कैपिटा इमिशन, फाइनेंस वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली शेयर भी करनी पड़ेगी। जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी हेल्प करो आप लोग, ठीक है। तो पर कैपिटा इमिशन आप लोगों को डिक्रीज करना पड़ेगा। इसी के साथ में जो यहाँ पर जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो आप लोगों को अलग अलग कंट्री का अलग अलग देखना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से काम करना है। अनफिनिश्ड जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो भी आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि सस्टेनेबली चीजों को करना पड़ेगा। तो इंडिया के द्वारा ये बोला जा रहा है कि यार आज की डेट में जो जीरो नेट कार्बन एमिशन के बारे में बात करें, ग्रीन हाउस गैस को कम करने की बात करें, जो भी यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाती है एनवायरमेंट में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, मेथेन हो गया, CH4, तो आप लोग उनको कम करिए ना। तो उसके चलते आप लोग जो बोल रहे हैं मिड सेंचुरी
में लेकर आप लोगों को जाना है, यानी कि 2050 तक का टारगेट रखा है। कुछ गलत नहीं लग रहा है 2050 तक का टारगेट? इतना लंबा टारगेट थोड़ा ना होना चाहिए। आप जैसी कंट्री के लिए तो कम से कम ये 2030 में खत्म हो जाना चाहिए। तो इंडिया ये बोल रहा है, तो एडुकेट नहीं है, कम से कम आप लोग इसको कम कीजिए, 2030 तक खत्म कीजिए। एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बार बार क्वेश्चन बन चुका है और आगे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अब इसकी मीटिंग भी होने वाली है। तो इसके बारे में आप लोगों से बात करूं, इसको बोलते हैं बेसिकली CBRD। तो क्या हो गया CBRD? इसको बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जैसे मैं बोलूं आप लोगों को कि चलिए यार चंदा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और जो बच्चे जो हैं जिनके पास में किताबें नहीं है उन बच्चों की किताबें लेकर आते हैं। एक बच्चा बोलने लगा सर मैं तो जॉब ही नहीं करता हूं, तो मैं कहां से दूंगा? मैंने कहा ठीक है तुम जॉब नहीं करते, तुमको कोई पैसा नहीं देना है। एक बोला कि सर मैं तो जॉब कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं 1500 रुपए की जॉब। मैंने कहा ठीक है 1500 रुपए की जॉब करो, 50 रुपए दे सकते हो ना। एक बोले सर मैं तो 15,000 ही कर रहा हूं, ठीक है 15,000 की अगर कर रहे हो तो तुम 500 रुपए दे सकते हो। तो इस तरीके से यानी कि जो जिसकी जैसी कैपेसिटी है वो उस तरीके से काम करे। यानी कि कॉमन एजेंडा क्या है कि बच्चों को किताब प्रोवाइड करानी है, पर लेकिन डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जितना जितना आप लोग कमा रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करो, ताकि बच्चों को सबको किताब पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि यहां पर चीजें क्या है, एक इंसान के पास में एक इंसान के बस की सारी चीजें नहीं हो सकती है। कोई एक पर्टिकुलर इंसान बोले मैं इस पूरी धरती पे से मैं गरीबी मिटा दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है ना किसी भी तरीके से। तो ये उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो कॉमन एक टारगेट क्या है कि सबके पास में किताब पहुंचनी चाहिए, या फिर खाने के बारे में बात करो कि सबके पास में खाना पहुंचना चाहिए, ठीक है, कि हम लोगों को खाना पहुंचाना है लोगों को। तो हम लोग पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते, चलो खाना पहुंचाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं जो है मान लीजिए मैं पैसे कमा रहा हूं महीने के, तो उसमें से मुझे लगता है कि मुझे 10% दे देना चाहिए। तो ठीक है मैं 10% दे दूं। कोई बोल रहा है कि सर मैं तो 5 ही दे पाऊंगा, कोई बोल रहा है मैं 1 ही दे पाऊंगा। ठीक है, जितना आप लोग कमा रहे हो उसके हिसाब से अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ये तो नहीं बोला जा रहा कि सबको एक जैसा पैसा देना है। तो यही बातें बोल रहे हैं कि जो अमीर कंट्री है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा एक तरीके से एमिशन निकाला है, ठीक है। तो उनको यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी उनकी ज्यादा रहेगी, पर टारगेट एक ही रहना है कि टेंपरेचर को कंट्रोल कर रहे हैं किसी भी तरीके से। तो ये यहां पर काम किया गया, यानी कि टेंपरेचर आप लोगों का ज्यादा नहीं होना चाहिए धरती का, तो वो टेंपरेचर कंट्रोल करना है। अब अमेरिका का कुछ और टारगेट होना चाहिए, चाइना कुछ और, जापान कुछ और, साउथ कोरिया कुछ और, इंडिया का कुछ और। ऐसा थोड़ी ना कि सबके ऊपर एक ही तरीके का, नहीं सबको इतना ही कंट्रीब्यूशन करना है, तो ऐसे तो चल नहीं पाएगा, इसमें चीजें बर्बाद हो जाएंगी। ये तो क्वेश्चन की बेसिकली आप लोगों के सामने होगी एक ऐसी एक बोल सकते हैं कि क्वेश्चन के ये आप लोगों को मैंने डेफिनेशन बता दी कि ये क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, ठीक है। तो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, 1992 में अर्थ समिट हुई थी री डी जनेरियो ब्राजील के अंदर में। तो वहां से कॉन्सेप्ट निकाल कर लाया गया कि यार ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो 2 कंपोनेंट उसके रखे गए। पहला कंपोनेंट तो ये कि कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई साहब एमिशन को कम करना है। दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हर एक स्टेट को अपने अपने हिसाब से जितनी उसकी ताकत है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उसको काम करना है। तो दूसरी ये चीज होगी। तो ये यहां से कॉन्सेप्ट निकल कर आया, ठीक है। तो कंफ्यूजन आना बिल्कुल नहीं है, माइंड में क्लैरिटी रखनी है। अब ये तो हो गई बात जो यहां पर हम लोगों ने इसके बारे में बात की। अब इंटरेस्टिंग बात ये, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो जॉब कर रहा है, ठीक है। तो जॉब कर रहा है तो आप लोगों के पास में आएगा और देख एप्पल की वॉच है, देख एप्पल का फोन ले लिया है, अच्छा अब तो मैंने गाड़ी भी खरीद ली है, तो ऐसी सी बातें करेगा। तो इंडिया भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिया बोल रहा है कि तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, मैंने देखो 450 गीगावाट का टारगेट रख दिया 2030 तक का, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो 2050 तक का। अच्छी गंदे बच्चे, तुम तो तब तक अचीव करोगे, मैं 2030 तक का देखो कितनी रिन्यूएबल एनर्जी बना डालूंगा, ठीक है। इंडिया कह रहा है हमने तो बायोफ्यूल भी स्टार्ट कर दिया भाई साहब। आप लोगों को पता है पहले हम लोगों ने 2030 तक बोला था एथेनॉल को हम लोग ब्लेंड करेंगे, अब हम लोगों ने बोला है कि 20% एथेनॉल 2030 तक नहीं, हम लोग 25 तक करेंगे, 5 साल पहले, और आप लोगों को बस इतनी से काम नहीं हो रही। तो यानी कि इंडिया जो है उनको बेइज्जत कर रहा है तरीके से कि हम लोगों ने देखो कितना काम कर दिया, ठीक है। इसी के साथ में हम लोग खुद नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन खुद लेकर चल रहे हैं कि हम लोग कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो हम लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं, उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो इंडिया जो है अर्बन क्लाइमेट एक्शन प्लान लेकर चल रहा है, कई सारी स्कीम हमने चला रखी है, जैसे कि क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट चल रहा है, क्लाइमेट पार्टिसिपेशन इन इंडिया नेटवर्क चल रहा है, इसी के साथ में अर्बन फॉरेस्ट्री चल रही है। देखो हम लोग कितने काम कर रहे हैं, छी तुम पे अब तक जरा से भी काम नहीं है। तो इंडिया इस तरीके से बेइज्जती मार रहे हैं इन सब लोगों की। तो इंडिया ग्लोबल लेवल पर भी काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये आप लोगों को पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है काफी इंपोर्टेंट जिसको बोल सकते हैं, जो जिसका हेडक्वार्टर आप लोग इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो इसको सपोर्ट भी मिल रहा है काफी अच्छा आज के डेट में इसके चलते, ठीक है। इसी के साथ में कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कल कोई सुनामी आती है, बाढ़ आती है, कोई लैंडस्लाइड होता है, तो किस तरीके से मिलकर काम कर सकते हो, तो इसमें हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो देखो हम लोग कितने सारे काम कर रहे हैं, और तुम जो है 2050 से 2030 तक नहीं लेकर आ पा रहे हो गंदे बच्चे, ठीक है। तो इंडिया ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ऐसा कोई आप लोगों को बोले तो समझना आप लोगों को बेसिकली उकसा रहा है, उकसावे में आकर कभी कोई डिसीजन मत लेना, ठीक है। अब ये कितने उकसा रहे हैं, ये कितने मानेंगे, तो वो एक अलग बात है। चलिए जो भी है आगे चलते हैं।
नेक्स्ट न्यूज के बारे में जानेंगे। ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये भी कुछ इसी से मिलती जुलती है। इन्वायरमेंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। ये बात की जा रही है ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के बारे में। जैसे आप लोग बोलते हैं ना जीडीपी, तो जीडीपी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर की प्राइवेट कंजप्शन क्या है, इस तरीके से ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से फॉरेन जो बेसिकली ट्रेड हो रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है, एक तरीके से नेट फॉरेन ट्रेड कितना है, यानी कि एक तरीके से डिफरेंस जो रहता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वो सारी चीजें कैसे चल रही है। तो मोटे मोटे तौर पर बोलो तो एक कंट्री की जो फिजिकल बाउंड्री है, जैसे अपनी कंट्री का आप लोग मैप देखोगे, मान लीजिए अपनी कंट्री का मैप हो गया, इसके अंदर एक साल के अंदर कितनी गुड्स और सर्विस जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है, वो उस कंट्री की नॉर्मली जीडीपी मानी जाती है। तो इस तरीके से जीडीपी हम लोगों ने देख ली इकोनॉमी के टर्म में। पर लेकिन सोचिए आप लोग, इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी कि हम लोग ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर ये क्या हो गया ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट? हम लोग कई सारी चीजों की कॉस्ट नहीं लगाते हैं। इन्वायरमेंट हम लोगों को क्या दे रहा है? हवा दे रहा है, ठीक है, उसकी कॉस्ट हम लोग नहीं लगा रहे हैं। पानी दे रहा है, उसकी कॉस्ट हम लोग नहीं लगा रहे हैं। पेड़ पौधे जो है उनकी कॉस्ट क्या है, अगर उनको आप लोग काउंट करने लगो, जिस तरीके से कुछ भी आप लोग के पास में फ्लोरा और जो फ्यूना है यहाँ पर, यानी कि पेड़ पौधे फूल पत्ती और जो जानवर है उनको हम लोग बर्बाद किया जा रहे हैं, उनकी कॉस्ट हम लोग नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से क्या आप लोगों को क्या लगता है, ये जो चीजें फ्री में मिल रही है इनकी कोई कॉस्ट नहीं है क्या? इनकी कॉस्ट इतनी है कि जो पैसे में आप लोग जो चीजें ले रहे हैं ना, ये गाड़ी ऐसी, ये सारी चीजें जो चल रही हैं, उनकी कॉस्ट इनके सामने कहीं सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी। सोचो कि अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए यहाँ से, कहां से सर्वाइव कर पाएगा इंसान? सिलेंडर लेकर कहां तक घूम पाएगा? दुनिया खत्म हो जाएगी एक सेकंड के अंदर। वाटर जो है, वाटर खत्म हो जाए, जिसको फ्री बोला जाता है ना, फ्री, वो फ्री नहीं होता है बेसिकली, उसकी कॉस्ट होती है। नॉर्मली क्या कर रहा है इंसान इसको फ्री में समझकर बर्बाद कर रहा है। आज के डेट में हर जगह रिवर देखिए, अभी हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, पानी के अंदर बेसिकली माइक्रोप्लास्टिक आप लोगों को देखने को मिल रही है, कितना ह्यूज लेवल पर चीजों को पोल्यूट किया जा रहा है। तो वहां से एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने वाली है, तो इनको हम लोग को समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी कॉस्ट नहीं है, इनकी कॉस्ट है, वो हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं लेक्चर के बारे में बोलता हूं ना आप लोग हमेशा कि लेक्चर फ्री में नहीं है, इनकी कॉस्ट, मैं अपनी कॉस्ट फ्री कर रखी है, ये लेक्चर फ्री नहीं है, ठीक है। तो इनको उस तरीके से मत सोचो कि लेक्चर फ्री में मिल रहे हैं, इनकी कॉस्ट मैंने अपनी मेहनत फ्री में दे रखी है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा लेक्चर फ्री हो गया। जो बोलते हैं ना कि फ्री के लेक्चर है तो इनकी क्वालिटी नहीं होगी, कई सारे ऐसे कमेंट बोल देते हैं कई बार। तो वो सारी चीजें आप लोग चीजों को देखो किस तरीके से, इसका मतलब तो फिर पानी की भी कुछ नहीं है, हवा की भी कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग को अंडरस्टैंड करने के लिए चीजें इनकी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। और जब आप लोग इनको इंपॉर्टेंस दे दोगे तो एक एक बूंद आप लोग सेव करने स्टार्ट कर दोगे और ये पृथ्वी जो है वो सुधरनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा इसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अच्छा स्टेप लगा मुझे यहाँ पर। तो अगर आप लोग उत्तराखंड वासी है तो एग्जाम में स्टेट पीसीएस के अंदर पूछे जा सकते हैं। वैसे ऐसा क्वेश्चन है कि जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा जाएगा, ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जो है कौन सा राज्य इनिशिएट करने जा रहा है, तो उत्तराखंड के बारे में बात की जा रही है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की लाइन पर जैसे हम लोग बात करते हैं, इसी तरीके से आप लोग को यहाँ पर पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ग्रोस इन्वायरमेंट जो प्रोडक्ट है, इसमें देखा जाएगा कि जो इकोनॉमिक वैल्यू है, जो इकोसिस्टम हमारे पास में जो उससे प्रोडक्ट निकल कर आते हैं, जो सर्विस होती है, जैसे हवा पानी या फिर आप लोग लकड़ी वगैरह जो फल फ्रूट्स लेकर आते हैं, उनकी क्या कॉस्ट है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ग्रीन जीडीपी। जो ग्रीन जीडीपी आप लोग बोलते हैं ना, उसका एक कंपोनेंट भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या है? एक तरीके से इंडिकेटर है हमारी ग्रोथ कैसी चल रही है। उन्हें बोलते हैं कि डेवलपमेंट जो है आप लोग का, वो बेसिकली इन्वायरमेंट के साथ में एक तरीके से चलना चाहिए, इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखना है। तो इकोनॉमी और इन्वायरमेंट पैरेलल में होना चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंट नहीं बढ़ रहा है और इकोनॉमी बढ़ी जा रही है, बर्बाद हो जाएंगी चीजें, हवा सांस लेने लायक नहीं रहेगी, पानी पीने लायक नहीं रहेगा। तो इंडिकेटर क्या होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के? तो इन्वायरमेंटल फैक्टर पर होने चाहिए। तो आप लोगों को बेसिकली जो जीडीपी है वो उसको लेकर चलना पड़ेगा इन्वायरमेंटल फैक्टर पर। बायोडायवर्सिटी लॉस कितना हो रहा है, कितने पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं, कितनी आज के डेट में जो प्रजातियां धरती पे से खत्म हो चुकी है, उनका कॉस्ट कौन काउंट करेगा? आप लोगों को ये लग रहा है फ्री में है चीजें, तो अगर फ्री में है तो फिर देख लो जल्दी झेल जाओगे। तो इसके चलते चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उत्तराखंड जो है उसके बारे में बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के द्वारा जो वैल्यू दी गई, यहाँ पर बोला गया कि 95,000 करोड़ पर ईयर जो बेसिकली यहाँ पर बायोडायवर्सिटी जो है हम लोग को देती है। यानी कि अगर ऑक्सीजन की हम लोग प्राइस लगाने लगे, अगर इस तरीके से जो हम लोग जो पानी है उसका प्राइस लगाने लगे, जो हम लोग फल फ्रूट पेड़ पौधे से जो निकाल कर लेते करते हैं उनके प्राइस लगाने लगे, तो 95,000 करोड़ पर ईयर यहां से मिलता है ओनली उत्तराखंड के अंदर। पूरी पृथ्वी पर देखिए अगर जो हम लोग ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर की वैल्यू आप लोगों ने देखी होगा ना, उसके हिसाब से देख लीजिए कि हमारी जो ऑक्सीजन मिल रही है उसकी वैल्यू क्या है, तो समझ में आ जाएगी कितना कीमती चीजें हैं ये। पर लेकिन जब लगता है ना इंसान कि हाँ इंसान इसकी कोई कॉस्ट नहीं ले रहा है, अगर कोई बैठा होता ऊपर भगवान, जिसको अल्लाह गॉड जो भी आप लोग बोले, वो बोलता कि आज तुमने इतनी ऑक्सीजन यूज कर ली है, आज का पेमेंट कर देना और ऑलरेडी पेमेंट रखना, इसमें पैसे डाल के रखना, इसमें जो मेरा ये ऐप है अगर इसमें पैसे खत्म हो जाए तो सर्विस बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी। तो वो वाली चीजें अगर होती तो इंसान को फिर देखो ऑक्सीजन की कीमत समझ में आती, पर लेकिन नहीं, चीजें अलग ही डायरेक्शन में रहती हैं। अगर बात करें तो स्टेट ये बोला कि 71% एरिया फॉरेस्ट कवर है,
इसी के साथ में हो ये होम है हिमालयन रीजन का, ओरिजिन है यहाँ पर कई सारी रिवर गंगा यमुना शारदा वगैरह। इसी के साथ में वाइल्ड लाइफ अगर देखने को मिले जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी के साथ राजाजी टाइगर रिजर्व, तो काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीजों को आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इकोसिस्टम सर्विस जो है वो ट्वाइस एज मच एज द ग्लोबल जीडीपी आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि जो ग्लोबल लेवल की जीडीपी है ना, अगर इसको काउंट करके चलोगे उससे डबल वैल्यू की आप लोगों को नजर आ जाएगी आराम से, बल्कि और भी ज्यादा है। तो इनको कंजर्व करना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि जो क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है उसको भी हम लोग काउंट कर सके, और ये हमारी ही हेल्प होगी अगर हम लोग इनको सेव कर रहे हैं। किसी और के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, और इंसान को कम से कम अपने ऊपर एहसान तो कर ही लेना चाहिए अगर उसको जिंदा रहना है, तो ये जरूरी है। तो इस तरीके से कई सारे इशू क्या रहते हैं, कई बार कई सारे राज्य सोचते हैं कि ग्रीस जो हम लोग ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इस तरीके से निकाल कर लेकर आए, पर लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, दिक्कत ये हो जाती है कि कई बार इनके अंदर ना तो क्लैरिटी देखने को मिलती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है कि बोला तो कुछ जा रहा है, करनी और कथनी में डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं। डिसीजन जो रहता है वो वेलकम स्टेप रहता है, पर लेकिन कई सारे इशू रहते हैं, डाउट रहता है कि इंटेंशन क्या चल रही है, कि सही डायरेक्शन में चल रहा है, कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पॉलिसी मेकर जो है वो कई बार कई सारे जो पास के एफर्ट है उनमें कंफ्यूजन लग जाएगा, कई सारी चीजें जो है वो नेगेटिव हो जाएंगी, यानी कई सारी चीजों में क्लियर कट एक क्लैरिटी नहीं रहती कि चल क्या रहा है और होना क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हाँ ये चीजें बिल्कुल टच नहीं करनी है, ठीक है, इन चीजों को हम लोग को सपोर्ट करना है, ठीक है, ये चीजें से यहां से ये वैल्यू लेनी है। तो पता चला वैसे तो इसके बारे में बात करें, ऊपर से कोयले की खुदाई चल रही है बराबर में दबा के, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो यानी कि बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा यार, तभी चीजें सुधरेंगी। आगे चलते हैं, नेशनल न्यूज है यहाँ पर, ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में आर्टिकल कई सारे है इसके बारे में, हालांकि एडिटोरियल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, फिर से एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहे, अगर क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूजन आए, आप लोग कंफ्यूजन आए ना, ठीक है। बात की जा रही है हम लोगों ने अपनी कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए 1991 में, तो जिसको बोलते थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये एलपीजी रिफॉर्म जो थे वो 1991 में आए थे। उस टाइम पर जो रिफॉर्म लाए गए थे, इकोनॉमी की खस्ता हालत थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, हमारी कंट्री डूबने वाली थी, तो उसको बचा लिया गया यहाँ पर बेसिकली मनमोहन साहब के द्वारा। तो उस टाइम पर यहाँ पर ये साथ में पर्सनैलिटी कौन बैठे, इनका नाम बताइए, मनमोहन साहब के द्वारा चीजों को बचा लिया गया। पर लेकिन कंडीशन अब ये है यहाँ पर कि उसी तरह का क्राइसिस फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है, उससे कौन बचाएगा। उस टाइम तो शक्तिमान मनमोहन साहब बन गए थे, अब शक्तिमान बनकर कौन आएगा यहाँ पर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, तो उसी के ऊपर मनमोहन साहब के द्वारा बोला गया कि वो क्राइसिस तो कुछ भी नहीं था, जो ये क्राइसिस है अभी यहाँ पर कोविड-19 का, ये इंसानों को हर तरीके से इंपैक्ट कर रहा है, तो इससे बचना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है, वरना चीजें सफल नहीं पाएंगी। उस टाइम पर क्राइसिस जो था वो 3 पॉइंट के ऊपर बात कर रहा था। फिस्कल डेफिसिट हो गया था काफी ज्यादा, यानी कि एक तरीके से आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया। गल्फ वॉर चल रही थी यहाँ पर, जिसके चलते ऑयल का प्राइस बढ़ गया था, तो प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया इतना ज्यादा कि लोगों को जो है त्राहिमाम में आना पड़ गया। तो इसके चलते अभी जो रिफॉर्म है उनसे हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, तो उनसे यहाँ पर जो पुराने टाइम से नहीं कहते, पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ो। तो एलपीजी रिफॉर्म यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के चलते अगर आप लोग बात करते हैं, तो जो जो चीजें उस टाइम पर इंप्रूव की गई थी, आप लोग उस तरीके से सीख कर क्या कर सकते हैं अगर कोई सिचुएशन बने। तो सबसे पहले तो काफी सारे लोग जो है उस टाइम पर अगर बात करें, जो उनको हम लोगों ने पॉवर्टी गरीबी से बाहर निकाला 2005 से अगर 15 तक का, या फिर उससे 1991 से लेके 2011 तक का आप लोग बात करें, पॉवर्टी काफी ज्यादा रिड्यूस हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये आप लोग ये बताना किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो इसके द्वारा ये बोला गया हमारी कंट्री की जीडीपी 12.5 रहने वाली है 2021 में और 6.9 वाले रहने 2022 में। तो इसको कैसे लेकर चलना है, तो ये भी सारी चीजें, तो हम लोग एक तरीके से ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जॉबलेस ग्रोथ यहाँ पर हो गया। तो कहने का मतलब ये कि आप लोगों को अभी यहाँ पर कोविड-19 को समझना पड़ेगा, क्या क्या दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। पता चला फिर से लाइसेंस राज आ गया, यानी कि फिर से जो इंस्पेक्टर राज आ गया यहाँ पर, यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी सब चीजों को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के हो चुके हैं, बहुत ज्यादा लोगों की जॉब जा चुकी है, आगे जो भी नहीं मिल रही है लोगों को, ठीक है, जिनको जॉब मिल रही है उनको उतना पैसा नहीं मिल रहा है, तो इतनी बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो एक तरीके से ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो इसके ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, सोच के और समझ के चीजों को आगे लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई हैं, तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। कैसा रहा आज का डिस्कशन, आइए एक बार जल्दी से 1 मिनट के अंदर नजर आ लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले तो ये कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, कौन कौन आ रहा है, यस या फिर नो। दूसरा, ये 2 वीडियो अगर देखो तो लाइव झिंगा लाला, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे के बारे में, जाना है यहाँ पर डिटेल में बातें की हेपेटाइटिस के बारे में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शोर न्यूज में हम लोगों ने यहाँ पर देखा सबसे पहले रसिया और ये सारी चीजें देखी, दूसरे में खादी अपना ब्रांड देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर बातें की, ये हम लोगों ने बातें की 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और किताबों के बारे में, ठीक है। टेरिस गार्डन वाला कैसा लगा, मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। यूएसए के अंदर क्या दुर्घटनाएं चल रही है वो जाना। इसी के साथ में G20 के बारे में डिटेल में समझा, कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो इक्का दुक्का पूछ लेता हूं उसके आंसर देते हुए शर्माया मत करो यार, कम से कम आंसर दे दिया करो, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें
नेशनल न्यूज के बारे में अगर बात करें तो आप लोगों ने यहाँ पर ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने बातें की डिटेल में। उसी के साथ में ग्रोथ इन्वायरमेंट जो प्रोडक्ट, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ओके। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो आप लोग इसको देखिए एक तरीके से रिवाइज जरूर किया कीजिए एक बार कि हाँ आप लोगों को इससे फायदा उठाना है तो, ठीक है। तो रिवीजन अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए पीडीएफ को डाउनलोड कर। वर्ल्ड हेपेटाइटिस बी की वर्ल्ड हेपेटाइटिस की थीम बतानी है। रसिया किसके अंदर खेल रहे हैं, रसिया के प्लेयर, ये इंसान कौन है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की। नेक्स्ट यहाँ पर ये किताब बताना है जिसके बारे में हम लोगों ने टेरिस गार्डन, वो सब चीजें हम लोगों ने समझी। कौन सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर खादी को, आप लोगों को ये बताना था। G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास में, इटली के पास में। तो नेक्स्ट COP26 कहां पर होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी कहां से निकल कर आई, तो अर्थ समिट से हुई, वो कहां पर हुई थी ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ में कौन से राज्य गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर बेसिकली ग्रोथ इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के बारे में बातें कर रही है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है। आइए थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर चीजें अगर रिवाइज कर लोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, इसका नाम चेंज किया गया HSRA। तो ये नाम जो था वो यहाँ पर बेसिकली क्या है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो थी, ये राम प्रसाद बिस्मिल साहब के द्वारा बेसिकली इसको बनाया गया था। बात करें हम लोगों ने रामप्पा टेम्पल के बारे में, तो इसका दूसरा नाम क्या है, और जो अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बना है तो वहां पर इसको किस नाम से पुकारा जा रहा है ये बताना है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर फैजिल मैंगो के बारे में बात की, तो आप लोगों को बताना है किस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से, ये बताना है आप लोगों को। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की बेसिकली यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। तो यहाँ पर ये जो मीटिंग इसकी हुई थी अभी ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये हमारी कंट्री में किस राज्य में हुई थी। हिस्टोरिक अर्बन जो लैंडस्केप के बारे में हम लोगों ने बात की थी, ये अप्रोच यूनेस्को के द्वारा कब लेकर आई गई थी। कौन सा बेसिकली यहाँ पर डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा 2021 ये इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट जो इंडिया, ये रिपोर्ट लाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अभी बात करते हैं राइट टू लाइफ के बारे में और राइट टू रिलीजन के बारे में। तो किस किस आर्टिकल के अंदर आते हैं ये हम लोगों ने देखा था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट भी बन सकते हैं या फिर किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो पता होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये नाम चेंज किया गया था, पहले था इसका यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। तो ये बनाई गई थी रामप्रसाद बिस्मिल साहब के द्वारा, फिर नाम चेंज कर दिया गया था यहाँ पर। तो भगत सिंह जी का बहुत बड़ा रोल था इसके अंदर नाम को चेंज करने में, ठीक है। तो ये याद रखेगा। नॉमिनेशन जो यहाँ पर अभी रामप्पा टेम्पल को, अभी यहाँ पर बेसिकली रुद्रेश्वर टेम्पल जो आप लोगों को देखने को मिला, इसका नाम क्या है यहाँ पर, इसको बोलते हैं काकतिया रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल। काकतिया डायनेस्टी से द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया था ये आप लोग बताइएगा, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक जो कि है फैजल मैंगो, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। फैजिल बेसिकली ये जो है मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से आते हैं और बहरीन को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसी के साथ में गांधीनगर गुजरात के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर हिस्टोरिक लैंडस्केप, ये जो बेसिकली अर्बन वाला एरिया, ये 2011 में यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो स्टेटमेंट ये इंडिया के अंदर ये बोली गई। और यहाँ पर बात करें तो राइट टू जो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 21 के अंदर आता है, और राइट टू जो लाइफ है वो आर्टिकल 25 ये फ्री रिलीजन, और 21 है यहाँ पर ये राइट टू लाइफ के बारे में। तो ये था यार आज का हमारा ये बेसिकली कहानी राम गाथा, जो भी आप लोगों को लगे। तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आप लोगों को आता है तो आप लोग इसका रिवीजन जरूर किया कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर जो है ये पसंद करने लायक है, ठीक है, तो आप लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, आप लोग एक तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। उससे क्या होगा कि आप लोग जो है और ज्यादा चीज सीखेंगे, क्योंकि आप लोग किसी चीज को एक बार लिख कर देख लेंगे ना, या तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अपनी कॉपी में लिख कर रख लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को पब्लिक में लिखने की हेजिटेशन भी आप लोगों की कम होगी। तो आप लोग के अंदर भी एक नई पर्सनैलिटी उभर कर आएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कोई कमेंट नहीं किया है, मेल लिखते हैं मुझे कि सर पहली बार आज आपको मेल लिख रहा हूं, आज तक मैंने किसी वीडियो के अंदर कमेंट नहीं किया है। तो ये हेजिटेशन ही तो रहती है आप लोगों की। इसको हेजिटेशन को क्यों आप लोग ऐसे सोचते हो कि सब लोग अच्छा कर रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। करके देखो तो सही, आप लोग भी भाग भाग कर करोगे इनको। तो कभी भी इस तरीके की चीजों को अपने आप को अंडरमाइन नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैं कैसे कोशिश करूं कि मेरा जो टाइम है वो सुधर नहीं रहा है। मैं डेली कोशिश करता हूं कि वीडियो को मॉर्निंग में देखूं, पर मेरी वीडियो जो है वो मैं इवनिंग में देख पाता हूं, हिंदू की भी और नैनो की मैं अगले दिन देखता हूं। तो यार मैंने इसके लिए पहले भी आप लोगों को बताई थी। आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आज आप लोगों ने वीडियो देखी, तो उसी टाइम पर आप लोग वीडियो के नीचे आकर जैसे कमेंट कर रहे हैं, तो उसमें एक कमेंट लिखिए कि आज मैंने ये वीडियो देखी 4:20 पर शाम को, हिंदू की वीडियो, ठीक है। तो अगले दिन कोशिश करो कि इसको मुझे थोड़ा पहले करना है। अगले दिन बोलो कि वाह आज 4 बजे मैंने ये वीडियो देख ली, इनके 20 मिनट पहले। अगले दिन इसको 3 बजे लिखो आकर, यानी कोशिश ये करो कि मेरा टारगेट है अपना टाइम मुझे पहले लिखना है जाकर, ठीक है। तो इस तरीके से अपने टाइम को अगर आप लोग अपने आप के साथ में कंपटीशन लगाने स्टार्ट कर दोगे तो वीडियो को आप लोग सुबह सुबह देख सकते हो उसको, ठीक है। सुबह सुबह आप लोग 9 बजे से पहले देख सकते हो। 7 बजे वीडियो अपलोड की जाती है, तो 8 बजे तक इसको निपटाकर आंसर राइटिंग 9 बजे तक निपटाकर काम खत्म कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, देखिए डेडिकेशन डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है।
एक बच्चा बोल रहा है कि सर किस तरीके से सिचुएशन को इंप्रूव करूं, मैं जो है आधे दिन वीडियो देखता हूं, आधे दिन नहीं देख पाता हूं, अपने टाइम टेबल को ढंग से फॉलो ही नहीं कर रहे हो आप लोग, अपना आपको लाइट मोड में लेकर चल रहे हो, ठीक है। तो अपना जो बेसिकली जो करना है तो करना है, उसको उस तरीके से लेकर चलो ना, यानी कि आज करना है कल नहीं करना है, वो वाले जोन में रहो मत। अगर वो वाले जोन में रहोगे तो आप लोग अपने आपको बेसिकली, क्या आप लोगों को लगता है कि एक आध दिन ऐसा चला जा सकता है कि हाँ आज ना बेसिकली सांस ही नहीं ली है, ठीक है, यानी कि हमें ना सांस लेना भूल गया, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है कभी? खाना खाना भूल जाते हो कभी कि आज खाना खाना भूल गए, पेट अपने आप बता देगा कि गुड़गुड़ होने लगी, भैया खा लो। तो ये सारी चीजें हैं बहुत सारी, पर लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा किस तरीके की चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। तो थोड़ा सा डेडिकेशन डिसिप्लिन लेकर आइए, इंप्रूवमेंट आप लोगों को नजर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।